नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन 2.0 में। दोस्तों, डेली जीके टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सेट 5 की। हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही अच्छे से हम लोग डिटेल में समझते चलते हैं। बाकी के पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर यहाँ पर जो कार्ड बनकर आ रहा है यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी की सीरीज़ को तो भी दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ ये चल रही है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ रेगुलरली आती रहती हैं। वीडियो को दोस्तों जल्दी से कर दो लाइक, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दो। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो दोस्तों, टिड्डियों के हमले से तो भूकंप आएगा नहीं, तूफान से भी भूकंप नहीं आता, चंद्रग्रहण से भी भूकंप नहीं आता है। भूकंप आता है ज्वालामुखी विस्फोट से। ये कारण हो सकता है भूकंप का। और क्या क्या कारण हो सकते हैं मैंने आपको बताया था अभी पिछले एपिसोड्स में कि जो विवर्तनिक प्लेटें होती हैं पृथ्वी की, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो अगर खिसकती हैं तो उसके कारण भी भूकंप आता है। ठीक है, एक कारण ज्वालामुखी विस्फोट भी है। एक कारण हो सकता है जो हम लोग कृत्रिम कारण कह सकते हैं, मानव निर्मित कारण कह सकते हैं, जैसे परमाणु परीक्षण वगैरह। ठीक है, इंडिया ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तो पाकिस्तान में भूकंप आ गया था। ओके, तो ये सब कारण होते हैं। अगर कोई देश है ज़मीन के अंदर कोई परमाणु परीक्षण कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तब भी वो उसके आसपास के देशों में भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो ये सब कारण होते हैं। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब भूकंप से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें जान लीजिए। अभी उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, भूकंप जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो जहाँ पर इसका केंद्र बिंदु होता है, जहाँ से ये निकलता है, जहाँ पर ऐसी घटना हुई रहती है टेक्टोनिक प्लेट वगैरह की, उसे केंद्र कहा जाता है या फोकस कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा में इसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है, यानी ठीक उसके जस्ट ऊपर, इसे इपी सेंटर कहते हैं या अधिकेंद्र कहते हैं। ये 2 पॉइंट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जो जिस सतह पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, महसूस किया जाता है भूकंप का झटका, उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ओके, अगला, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा, सबसे पहले जानिए ये चंद्रशेखर कौन थे। चंद्रशेखर दोस्तों ये भारतीय मूल के अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने ब्लैक होल की परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि जो तारे होते हैं, कोई भी तारा हुआ, कोई भी ग्रह हुआ, उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक सीमा होती है। अगर वो चक्कर लगाते हुए या कहीं से भी भ्रमण करते हुए एक निश्चित अपने सीमा के पार चला जाता है, यानी चंद्रशेखर सीमा के पार चला जाता है, तो वो ब्लैक होल में जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैक होल की सीमा इन्होंने डिसाइड कर दी। ओके, तो चंद्रशेखर सीमा इसे कहा गया, इन्होंने अपना नाम दिया इसको चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, अब ऑप्शन पे डालिए नज़र। सितारों से ही संबंधित है। ज्वालामुखी तो आसमान में अंतरिक्ष में होगा नहीं, प्रकाश की गति इससे भी नहीं संबंधित है, वनस्पति जीवन पर भी नहीं संबंधित है, तो सितारों से संबंधित है। ठीक है, इस पर लागू होती है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर जी को दोस्तों नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए मिला। कब मिला? 1983 को, 1983 को इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला गया इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजर फेडरर दोस्तों, जो कि स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। हालांकि पुरुषों में बात हो रही है, अगर महिलाओं में बात की जाए तो सेरेना विलियम्स ने जीते हैं। ठीक है, रोजर फेडरर जो हैं सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम कितना जीते हैं? इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं टोटल। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ग्रैंड स्लैम दोस्तों टेनिस का टूर्नामेंट होता है। प्रत्येक वर्ष 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, इसके बाद विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। इस बार के केस में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद दोस्तों फ्रेंच ओपन टाल दिया गया था, फिर विंबलडन ओपन इस बार कैंसिल कर दिया गया। यूएस ओपन संपन्न हो गया, इस पर मैं आपको वीडियो भी दे चुका हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन पर भी वीडियो मैं दिया हूँ, क्विज भी दिया हूँ एप्लीकेशन में। फ्रेंच ओपन अभी चल रहा है, ये टाला गया था लेकिन अब चल रहा है। ठीक है, ये शुरुआत में दूसरे नंबर पर होता है लेकिन इस बार चौथे स्थान पर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर, तो लास्ट सपर दोस्तों लियोनार्डो द विंसी ने बनाया था। ठीक है, लियोनार्डो द विंसी की ये कला है लास्ट सपर। लियोनार्डो द विंसी दोस्तों ये बहुत ही फेमस चित्रकार थे।
इनकी और भी बहुत ही फेमस कई पेंटिंग्स हैं, जिनमें मोनालिसा की है। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मोनालिसा को इन्होंने ही बनाया है। पाब्लो पिकासो आपको दिख रहे हैं, पाब्लो पिकासो ये भी बहुत ही बड़े ये आर्टिस्ट थे। इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने लास्ट जजमेंट बनाया, ठीक है। लास्ट जजमेंट नाम की कृति जो चित्र है उसको इन्होंने बनाया है पाब्लो पिकासो, ठीक है। बनाया तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है सुएज़ नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। तो दोस्तों सुएज़ नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब देखिए, अगर आप लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो लाल सागर और भूमध्य सागर लगभग लगता है दोनों अलग अलग हैं, बीच में लैंड है, ज़मीन है, लेकिन इसी के बीच में सुएज़ नहर का निर्माण किया गया। कब? 1969 में, 1969 में सुएज़ नहर बनाई गई, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देती है। अब इसके हो जाने से क्या हुआ, इसके आ जाने से दोस्तों, सुएज़ नहर के बन जाने से अफ्रीका और एशिया ये दोनों अलग हुए। अब देखिए, अफ्रीका और एशिया को यही अलग भी करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुएज़ नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर है। अगला, भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान लीजिए इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पर कोई नहीं है जिस टाइम पर शपथ दिलानी है, तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिला देते हैं, ठीक है। अब कुछ और भी पॉइंट जानिए। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा अपना देना होता है तो ये उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी के न्यायाधीश हों या फिर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन अब यहीं पर अगर शपथ दिलाने की बात की जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को और सुप्रीम कोर्ट के बाकी न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट, लेकिन हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली नदी है कावेरी नदी। इस पर मैं आपको डिटेल वीडियो दे चुका हूँ, चाहे वो भारत की चाहे वो सिंधु नदी तंत्र हो या फिर गंगा नदी तंत्र हो या फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो या दक्षिण भारत की नदियाँ हों, सब पर अलग अलग वीडियो मैंने दी हुई है। आप लोग ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा मेन चैनल पर, मिश्रा जी टेक्निकल चैनल पर, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। उसमें कुछ में तो मैं आपको ट्रिक वाइज याद कराया हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप लोग दक्षिण भारत का अगर मैप देखेंगे तो सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे नीचे होती है पेरियार नदी, इसके बाद नंबर आता है कावेरी नदी का, फिर कृष्णा नदी का, फिर गोदावरी नदी का, यानी कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसके बाद पेरियार। तो पेरियार नदी जो होती है वो केरल और तमिलनाडु में बहती है। इसके ऊपर दोस्तों कावेरी नदी का नंबर आता है। कावेरी नदी ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही तो पूछा गया है, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग वो वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए अगला, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं। एक्चुअली यहाँ पर गोल्ड मेडल रहेगा। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, किस व्यक्ति में। तो दोस्तों माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। 23 गोल्ड मेडल जीतने का इनके नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड है। ये दोस्तों तैराकी से संबंधित खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स, और ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीते हैं अब तक का सबसे सक्सेसफुल खिलाड़ी। अगला, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्यों में संचारित होता है। जीका वायरस, जीका वायरस दोस्तों ये मच्छरों की वजह से मनुष्यों में पहुंचता है, ठीक है। इस मच्छर की अगर बात की जाए तो मच्छर का नाम होता है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से ये वायरस फैलता है। बेसिकली ये मच्छर जो होते हैं ये ब्राज़ील हो गए, ठीक है, ब्राज़ील या कहें दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके मामले सबसे ज़्यादा देखे भी गए हैं जीका वायरस के, ठीक है। तो हालांकि इमरजेंसी भी घोषित की जा चुकी है, कई बार ब्राज़ील में इमरजेंसीज़ के लिए घोषणा की गई है, ठीक है। मच्छर जो होते हैं इनके काटने से हुआ जीका वायरस। चूहे की वजह से कौन सा वायरस, अभी मैंने आपको बताया था हंता वायरस, ठीक है। हंता वायरस अभी सामने आया था, चूहों में पाया जाने वाला वायरस। इसके साथ ही G4 वायरस एक सामने आया था, सुअर में पाया जाने वाला। इसके साथ ही कोरोना वायरस आप लोग देख ही रहे हैं, ये कहाँ पाया जाता है, ये चमगादड़ों में पाया जाने वाला वायरस है। तो इसको सबको भी आपको याद रखना है, ठीक है। जीका वायरस से बेसिकली बुखार हो जाता है, ठीक है, बुखार होता है, मस्तिष्क ज़्यादा प्रभावित होता है इससे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो दोस्तों विराट कोहली जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं, इनको 2013 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2018 में अर्जुन अवार्ड एक खेल पुरस्कार है और सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि इनको 2018 में दिया गया था सुखोराम मीराबाई चानू जी के साथ में। ठीक है, तो 2013 में ये पाए अर्जुन पुरस्कार और 2018 में ये पाए खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई हुई थी? तो कोलंबियान नाम की एक यान था दोस्तों, भारतीय मूल की कल्पना चावला जो कि भारतीय मूल की पहली महिला बनी अंतरिक्ष में जाने वाली। हालांकि लौटते समय 1 फरवरी 2003 में इनका यान जो था वो क्रैश हो गया और उसमें इनके साथ 7 अंतरिक्ष यात्री थे, उनकी भी डेथ हो गई, इनकी भी मृत्यु हो गई। और ये भारतीय मूल की पहली महिला बनी अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला जी। ठीक है, तो नासा के कोलंबिया यान से इन्हें भेजा गया था। ठीक है, अच्छा अब एक और पॉइंट, अभी नासा ने कल्पना चावला के नाम से नासा ने एक स्पेस मिशन अपना किया है। एक्चुअली में वो स्पेस मिशन एक वहाँ की अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसने अपना स्पेस जो बनाया है उसका नाम कल्पना चावला जी के नाम पर रखा है, लेकिन उसको नासा के ही अंडर में भेजा गया है अंतरिक्ष में। तो इसको भी याद रखिएगा, कल्पना चावला जी के सम्मान में वो भेजा गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दास वंश के संस्थापक कौन थे? दास वंश के संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का दोस्तों सबसे योग्य उत्तराधिकारी साबित हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, और हालांकि कंप्लीट नहीं कराया था, कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया बाद में चल करके, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये इसकी मृत्यु कैसे हुई, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों हुई थी चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि दोस्तों लाल मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। इन ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता मतलब ये पानी को अपने ऊपर अपने पास में बहुत कम समय के लिए स्टोर रख पाता है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी ये सूख जाती है। उसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि लाल मिट्टी जो होती है ये रवेदार और कायांतरित सेलों के विघटन से बनती है। ठीक है, तो इससे ये वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाती है। लाल मिट्टी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो ज़रूरी है आपको जानना। एक तो दोस्तों लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। किसकी? आयरन और सिलिका की। अच्छा, आयरन की ऑक्साइड जो पाए जाते हैं, लौ आयरन ऑक्साइड, उसी की उपस्थिति के कारण इसका कलर जो होता है वो लाल होता है। ये भी पूछा गया एग्जाम में, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ओके, लाल मिट्टी में दोस्तों जब जल प्रयोग किया जाता है तो ये पीली दिखाई देने लगती है। ओके, और अगर लाल मिट्टी में हमें उर्वरकता बढ़ानी है तो फिर चूने का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये लाल मिट्टी से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से क्या समान है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरान और आर्सेनिक, इसमें क्या समानता है? तो दोस्तों ये गैसें तो नहीं है, गलत ऑप्शन है। ये सभी गैर धातु हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये धातु भी नहीं है, इनमें कोई समानता नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये सभी गैर धातु हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन को दोस्तों जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान के अध्ययन को बायोलॉजी, इकोसिस्टम के यानी कि जो जैव अजैव घटक जो भी होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, किस डिवाइस द्वारा एसी को डीसी में चेंज किया जाता है? तो एसी को डीसी में चेंज करने वाली डिवाइस को दोस्तों रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव में भी 2 टाइप के होते हैं, फुल वेव सेंटर टेप, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की खूबी यही होती है कि इसमें जो डायोड्स लगे होते हैं वो एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव को डीसी डायरेक्ट करंट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये तो हुआ रेक्टिफायर। बाकी के क्या क्या हैं डिवाइसेस? तो कंडेंसर है। कंडेंसर ये कैपेसिटर भी इसे हम लोग कह सकते हैं। काफ़ी कैपेसिटर का काम क्या होता है? ये चार्ज को स्टोर करता है अपने पास। ठीक है, चार्ज को स्टोर करने में काम आता है, साथ ही साथ ये डीसी को ब्लॉक करने में भी काम आता है। एम्पलीफायर ये क्या करता है?
ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफिकेशन करने के लिए, बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद फ़िल्टर है। फ़िल्टर का काम क्या है? फ़िल्टर का काम फ़िल्टर करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल जा रही है कोई फ्रिक्वेंसी की, तो अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी को फ़िल्टर करना चाहते हैं, केवल लो फ्रिक्वेंसी भेजना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए फ़िल्टर यूज़ करेंगे। या फिर अगर हम चाहते हैं केवल लो फ्रिक्वेंसी जाए, हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो अटेन्यूएट हो जाए, तो भी हम लोग फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फ़िल्टर का काम हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। विपिन चंद्र पाल इनमें से एक थे, लाल बाल पाल में। अगर आप दोस्तों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला होगा। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है ये, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल के रूप में कौन फेमस थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों की जोड़ी को लाल बाल पाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक की वस्तुएं देख पाता है तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, अगर वो नज़दीक की चीज़ें देख पाता है तो वो निकट दृष्टि दोष होगा, मायोपिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो दूर की चीज़ें अच्छे से देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है, लेकिन नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए कि जो चीज़ें दिखती है उसी का नाम हम लोग ले लेंगे। जैसे निकट की चीज़ें दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष हुआ, दूर की चीज़ें दिख रही है तो दूर दृष्टि दोष हुआ। ओके, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगला, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? इनमें से आपको बताना है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों कम से कम आपको 7 या कम से कम 10 आपको याद होने ही चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 देश ऐसे कौन से हैं। 10 में 7वां नंबर आता है भारत का। 10 मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है, फिर कनाडा का नंबर आता है, फिर चाइना का नंबर आता है, फिर अमेरिका का नंबर आता है, यूनाइटेड स्टेट का, फिर उसके बाद ब्राज़ील का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है और 7वां नंबर आता है भारत का। तो दोस्तों आप देखेंगे ब्राज़ील जो है ये भी भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है, कनाडा भी रखता है, रूस भी रखता है, तो भारत इसमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है। ओके, टॉप 10 की बात करें तो टॉप 7 तो ये हो ही गए। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना, 9वें नंबर पर कजाकिस्तान है और अल्जीरिया का नंबर आता है 10वां। ओके, नेक्स्ट, भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? शिवा अय्यादुरई ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों शिवा अय्यादुरई ने ईमेल की खोज की थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये भारतीय मूल के थे शिवा अय्यादुरई और इन्होंने ईमेल की खोज की है। अब देखिए, ईमेल के साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं इनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करना। इंटरनेट की खोज किसने की थी? इंटरनेट की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट कोहेन ने। रॉबर्ट कोहेन और विंडकर्फ ने, किसने? रॉबर्ट कोहेन और विंडकर्फ ने इंटरनेट की खोज की थी। इंटरनेट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इंटरनेट में इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो इंटरनेशनल नेटवर्क हो गया इंटरनेट का फुल फॉर्म, और ई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट। अगला, कीबोर्ड की खोज किसने की थी? कीबोर्ड की खोज दोस्तों की थी कार्लोस ग्लिडेन ने। किसने? कार्लोस ग्लिडेन और जेम्स डेम्स मोरे ने। किसने? जेम्स डेम्स मोरे और कार्लोस ग्लिडेन ने। अगला, माउस की खोज किसने की थी? माउस की खोज डगलस ने की थी। डगलस एंगलबर्ट नाम था इनका, और एक और इनके साथी थे रेने सुमर ने भी इनकी खोज की थी माउस की। रेने सुमर का अभी हाल ही में निधन हुआ था, मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था। अगला है, एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? कोई भी वेब ब्राउज़र हो, उसमें आप अगर कोई बार बार चीज़ें प्रयोग करते हो, कोई बार बार वेबसाइट प्रयोग करते हो, यूज़ करते हो, तो ऐसी वेबसाइट को सेव करने के लिए आप क्या करते हो? आप हिस्ट्री नहीं चेक करते हो। हिस्ट्री तो होता है कि आप देखो कि पिछला रिकॉर्ड कौन कौन सा वेबसाइट आपने विजिट किया। टास्क मैनेजर में क्या होता है कि देखा जाता है कि कौन कौन सी वेबसाइट या कौन कौन सा फंक्शन अभी रन कर रहा है। फेवरेट्स ये होता है कि आप किसी चीज़ को बार बार जा रहे हो जहाँ पर किसी वेबसाइट पर, ठीक है, तो उसको फेवरेट में उसे सेव कर लिया जाता है। सेव एज का मतलब ये होता है कि कोई भी फाइल किस फॉर्मेट में सेव करना है उसके लिए सेव एज का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका फेवरेट्स। ठीक है, अगर आप कोई अक्सर प्रयोग होने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करना चाहते हो तो फेवरेट्स में डालना पड़ता है। अगला 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच में युद्ध चलता रहा? तो दोस्तों इसे 100 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना गया। फेमस था ये, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये चलता रहा। 1337 से 1453 तक 100 वर्षीय युद्ध के नाम से ये फेमस था। ओके दोस्तों, अगर आप लोग डेली जीके टेस्ट को, ये जो सीरीज चल रही है इसकी डेली वीडियो देखते हो,
तो आपका जीके जीएस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आपको रेगुलरिटी बना करके रखनी है। जैसे मैं आपको डेली वीडियो बना करके देता हूँ, ऐसे डेली ही आपको वीडियो देखनी है। आप थोड़ा थोड़ा कर करके बहुत ज़्यादा चीज़ें जान पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग स्टैटिक जीके में अपना कमांड बनाना चाहते हैं, जीके जीएस में कमांड बनाना चाहते हैं, तो यही बेस्ट तरीका है कि मिक्सअप क्वेश्चन लो। हर एक क्षेत्र से, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन उसमें होना चाहिए और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी कवर अप कर सको, ठीक है। तो आप लोग डेली जीके टेस्ट की इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा करो और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। काफ़ी मेहनत से दोस्तों वीडियो बनती है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो दोस्तों एक्स रेज जो होती हैं, एक्स किरणें जो होती हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल में इंटर नहीं कर पाती हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अल्ट्रा वायलेट रेज इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल जो होते हैं उसमें 5 प्रकार के मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ठीक है। तो इन 5 मंडल में समताप मंडल एक होता है और उस समताप मंडल में 22 किलोमीटर की जो एक परत होती है, 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत होती है, वो परत होती है ओजोन परत। और उस ओजोन परत का काम होता है, ओजोन लेयर का काम होता है अल्ट्रावायलेट रेज यानी परावैंगनी किरणों को रोकना। यानी कि ये केवल समताप मंडल के नीचे आने से रोकता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वायुमंडल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, जबकि वायुमंडल में तो बाकी की परतें भी हैं, तो बाकी की परतों में भी इंटर नहीं होने देता है, ये इंटर नहीं होती है एक्स रेज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये समताप मंडल तक तो पहुँच ही जाती है, ठीक है, इसके नीचे नहीं आ पाती है। यहाँ पर वायुमंडल की बात की जा रही है। ओके नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? तो दोस्तों पहले सेट में मैंने आपको बताया था, पहला सेट ही था शायद, कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। ओके नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? अब देखिए दोस्तों, नोबेल प्राइज़ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसे इस वर्ष दिया गया है, किस किस क्षेत्र में दिया गया है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कौन कौन से व्यक्ति थे, किनको कब मिला। इस सेट में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का सेट है और इस सेट में अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पाए हैं ऐसा ही क्वेश्चन पाए हैं कि उसमें भारत से रिलेटेड को पूछा गया है कि भारत के कौन कौन से व्यक्ति हुए, उनको किन किन वजहों से मिला नोबेल, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इनको 1913 में ही मिला था नोबेल प्राइज़, साहित्य के क्षेत्र में पाए थे। इकलौते अभी तक भारतीय हैं साहित्य के क्षेत्र में प्राप्तकर्ता। इनकी कृति थी गीतांजलि, उसकी वजह से इनको दिया गया था 1913 में। इसके बाद सीवी रमन को मिला 1928 में, रमन इफेक्ट की खोज के लिए। वो फिजिक्स के पहले प्राप्तकर्ता हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो दोस्तों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी वनडे इंटरनेशनल मैच, ये शुरू हुआ 1971 से। 1971 में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन कौन हुए? अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर इंडियन क्रिकेट टीम के पहले वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन हुए। ओके नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अभी इसको पिछले सेट में भी हम लोग डिस्कस किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के 51 ए में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को ये इंक्लूड किया गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। सोवियत संघ रूस से ये लिया गया था मौलिक कर्तव्यों को। बाकी के जो देश हैं वहाँ से कौन कौन से लिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम से, यूके से दोस्तों यहाँ पर संसदीय प्रणाली को लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पर महाभियोग, ये सब चीज़ें ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि इस पर मैं वीडियो दूंगा कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, जल्द ही मिलेगी आपको वीडियो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है दोस्तों गाजर। क्यों? क्योंकि गाजर में दोस्तों ये विटामिन ए पाया जाता है और कैल्शियम में विटामिन डी, ठीक है। गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है, ठीक है। इसमें कैरोटीन पाया जाता है। क्या?
कैरोटीन पाया जाता है। अच्छा दोस्तों, विटामिन के रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं या विटामिनों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, इन दोनों पर मैंने ट्रिक बनाकर आपको वीडियो दी हुई है बहुत अच्छे से। आपको जाना है एमजेटी ऐप ओपन करना है, उसमें सर्च करना है विटामिन ट्रिक, वॉइस सर्च ही करना है, ऊपर होम पेज पर ही वॉइस का ऑप्शन बना है, वॉइस सर्च कीजिएगा विटामिन ट्रिक, आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो ट्रिक वाइज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट दोस्तों बृहद्रथ था, ये तो आपको पता ही होगा। बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, ठीक है। इसकी हत्या उसके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने कर दी। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। की स्थापना या मौर्य वंश के संस्थापक की बात की जाए या मौर्य वंश के पहले राजा कौन हुए, तो वो हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था, ठीक है। इसकी तो पूरी स्टोरी आपको पता ही होगी। इन सब पर मैं आपको वीडियो भी दे चुका हूँ। देखिए हिस्ट्री में दोस्तों बहुत अच्छी वीडियोज़ आपको मिली हुई हैं। मौर्य वंश से लेकर के हुमायूं तक, शेरशाह हुमायूं तक वीडियो आपको मैं दे चुका हूँ, पार्ट बाय पार्ट, एक एक राजा पर अलग अलग, एक एक वंश पर अलग अलग वीडियो, और मिलियंस में ये वीडियो व्यू हुई हैं, बहुत पसंद आई हैं लोगों को। आप लोग चैनल पर जाइए मिश्रा जी टेक्निकल पर, और जिन लोग को बेसिक से पढ़ना है, अभी हिस्ट्री में बिल्कुल लो लेवल है, उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, वो लोग उससे तैयारी कर सकते हैं उससे, ठीक है। हाई लेवल एग्ज़ाम्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए वो सारी वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे क्या माना जाएगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसका आप लोग कमेंट करके आंसर कीजिए और इसके बारे में जितना ज़्यादा लिख पाओ उतना ज़्यादा लिख करके हमें बताओ। तो बस दोस्तों ये तो थे टॉप 30 क्वेश्चन आज के सेट से। आई होप आप लोगों ने आज भी कुछ नया सीखा होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखा होगा। ये बाकी के एपिसोड जो हैं उनको भी देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो। इसकी क्विज़ आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर, तो क्विज़ भी जा करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बाकी की क्विज़ेस भी आप सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि डेली जेकी टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है, डेली करंट अफेयर का टेस्ट लिया जाता है। डेली करंट अफेयर वीडियो मिलती है आपको डिटेल में मिश्रा जी टेक्निकल चैनल पर, डेली जीके टेस्ट मिलता है आपको एमजेटी एजुकेशन 2 पर। तो दोनों के बारे में बताओ अपने दोस्तों को, और प्लीज़ सपोर्ट करो गाइज, और अपने दोस्तों के पास से शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।